हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी का यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का इंपोर्टेंट सारा जो क्वेश्चन था वो मैंने कराया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है अम्ल क्षार तथा लवण का इंपोर्टेंट वीवीआई एकदम सवाल दूंगा, जो कि आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। ठीक है ना। पूरा थ्योरी हमको पढ़ने कोई जरूरत नहीं, जो जो सवाल आता है उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारा जो क्लास है इंपॉर्टेंट जो भी मैं दे रहा हूँ एग्जाम को देखते हुए वो आपको मिल सके। ठीक है ना। तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। चलिए, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको दूंगा। ठीक है ना। चलिए पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कौन है, उनको हम देख लेते हैं ना। खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। देखिए, आपके एग्जाम में सवाल ऐसे आएगा कि परवल अम्ल का उदाहरण क्या है। तो ध्यान रख लीजिएगा, परवल अम्ल का उदाहरण कौन है? H2SO4 है, HCl है, HNO3 है। अगर आपको और याद रखना चाहते हैं तो HI याद रखिए, HI और आपका HBr, ये भी क्या आपका प्रबल अम्ल का उदाहरण है। ठीक है ना। अगर इसके नाम लिखना चाहते हैं तो वो भी मैं बोल देता हूँ। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। सीधा ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा, है ना, हरदम आता है। इसका नाम है हाइड्रोजन आयोडीड, इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है ना। ये सब किसका उदाहरण है? परबल अम्ल का। सीधे पूछेगा निम्नलिखित में कौन परबल अम्ल है। ठीक है ना। डेफिनेशन इसका नहीं पूछेगा, खाली ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर कर देंगे। फिर पूछेगा कि दुर्बल अम्ल का उदाहरण बोलिए। दुर्बल अम्ल का उदाहरण क्या होता है? CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। ठीक है ना। खाली इंपॉर्टेंट ही करेंगे। देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, ये मैंने बहुत बार आपको कराया, इनको हटाते हैं। एक बार आप देख लीजिए, इसको जन पे करते हैं, इसको हटा दीजिए ना थोड़ा सा। और इंपॉर्टेंट जो उनको हम देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट, अम्ल स्वाद खट्टाते सब जानवे करते हैं, सब पढ़ने की जरूरत कुछ है ना। अब आ देखिए, अब आपको पूछेगा कि परवल क्षारक का उदाहरण बोलिए। जिस तरह परवल अम्ल पूछता है उसी तरह परवल क्षारक भी पूछता है। तो परवल क्षारक का मेरे प्यारे बच्चों क्या उदाहरण है? KOH है, NaOH है, CaOH2 है। COH का उल्टू है, इसका नाम है, इसका नाम क्या है? कास्टिक पोटास, इसका नाम है कास्टिक सोडा, इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। सबका नाम याद रख लीजिए ना। ये किसका उदाहरण है? परवल क्षारक। ये मतलब परवल का मतलब ये मजबूत क्षारक हो, सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है ना। चलिए, और दुर्बल क्षारक देख लीजिए। दुर्बल क्षारक से प्रश्न वैसे नहीं आता है, फिर भी आप देख लीजिए। इससे एक प्रश्न आता है कि इनो का pH मान कितना? 10.5। इनो को जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। सीधा पूछता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? आप जानवे करते हैं कितना होता है? 10.5 होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका सूचक के बारे में पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है। सूचक किसे कहते हैं, इसके प्रकार को लिखें। ये 2 नंबर में आपका ये प्रश्न आता है। ये समझते हैं। वैसे पदार्थ जो किसी विलयन के अम्ल या क्षार के गंध या रंग को परिवर्तन के माध्यम से बताता है उसे सूचक कहते हैं। यानी कि सूचक जो होता है ना, मान चलिए ये विलयन आपका है, इसमें कोई विलयन पानी हम रख दिए। ठीक है ना। हमको नहीं पता कि क्या है, लेकिन सूचक की सहायता से हम जो है इसको पता कर सकते हैं कि ये विलयन अम्ल है कि क्षार है। समझ गए ना। तो सूचक का मतलब क्या किस में होता है? अम्ल और क्षार को पहचानने में, गंध या रंग से। ठीक है ना। अब देखिए, सूचक का कितने प्रकार होता है? सूचक होता है आपका 3 प्रकार। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का सूचक होता है। पहला आपका हो गया कौन? देखिए थोड़ा सा, पहला आपका कौन हो गया? खाली इसमें प्रकार लिखना है। पहला आपका हो गया प्राकृतिक सूचक, दूसरा संश्लेषित सूचक, तीसरा गंधीय सूचक। बस 2 नंबर में आपको इतना ही लिखना है, सूचक का डेफिनेशन और उसका प्रकार। ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या पूछेगा? अब पूछेगा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण बोलिए, संश्लेषित सूचक का उदाहरण बोलिए, गंधीय सूचक का उदाहरण बोलिए। तो इसको आप लिख लीजिए। मैं आपको देखिए, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है वो है पत्ता गोभी है, चुकंदर है, लिटमस पत्र है, चाइना रोज। चाइना रोज को हम बोलते हैं अड़हुल का फूल, जो अपने गांव में होता है ना अड़हुल का फूल, उसको अड़हुल का फूल बोलते हैं। और लाल पत्ता गोभी, चुकंदर, ये सारे किसके हैं? अच्छा, एक चीज और लिख लीजिए, हल्दी लिख लीजिए। इसमें क्या लिख लीजिए? हल्दी लिख लीजिए। हल्दी नहीं लिखा हुआ। हल्दी भी कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। हल्दी भी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। तो ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछेगा निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो ये सारे क्या हैं? आपके प्राकृतिक सूचक है। जो प्राकृतिक रूप से मिलता है वो प्राकृतिक सूचक है, सीधी सी बात है। संश्लेषित का बात करते हैं। संश्लेषित का मतलब क्या होता है? कि जो मानव बनाते हैं, यानी हम लोग बनाते हैं मिलकर उसको। तो मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोप्टेरन हो गया, ये दोनों कैसा सूचक है? संश्लेषित सूचक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा। ठीक है ना। चलिए, फिर आता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का मतलब उदाहरण क्या हो गया? इसका उदाहरण हो गया लौंग का तेल, वेनिला का तेल, प्याज का गंध। ये सब आपका क्या है? गंधीय सूचक है। सॉरी, वेनिला का तेल नहीं होगा, खाली वेनिला जो आप चाउमीन में देता है ना, वेनिला है ना, इस तरह। सॉरी, वेनिला आइसक्रीम होता है, चाउमीन नहीं, वो तो विनेगर होता है। वेनिला आइसक्रीम खाते हैं ना, वो आपका बहुत महंगा होता है। ठीक है ना। तो वेनिला क्या है? गंधीय सूचक का उदाहरण। अब देखिए, अब क्वेश्चन इससे बहुत आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक जो लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कि लाल लिटमस को अम्ल में डालने पर कैसा रंग हो जाता है? सॉरी, यहाँ गलत लिखा गया है। हाँ ठीक है, तो ठीक है। लाल लिटमस को अम्ल में डालते हैं तो कैसा लिखाता है? नो चेंज। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ?
कि लाल लिटमस को अम्ल में डालेंगे तो लाल का लाल रह जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका अम्ल है, ठीक है ना, इसमें क्या अम्ल है, इसमें अगर लाल लिटमस डाल देंगे, मान लीजिए लाल लिटमस, तो लाल का लाल रहेगा, इसमें कोई कलर चेंज नहीं। तो इससे सवाल पूछता है, अब बोलेगा कि लाल लिटमस पत्र, क्या बोलेगा कि लाल लिटमस पत्र को क्षार में डाल देंगे तो कैसा कलर हो जाएगा, ये हो जाएगा नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। चलिए फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नीला, फिर बात करते हैं नीला। नीला को अगर अम्ल में डाल देंगे क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नीला को अगर क्षार में डाल देंगे तो कोई चेंज नहीं, नीला का नीले हो जाएगा। फिर चाइना फूल का बात करें, चाइना फूल को यानी जिसको हम बोलते हैं उड़हुल का फूल, अगर उड़हुल के फूल को हम अम्ल में डाल दें तो क्या हो जाएगा, ये मेजेंटा हो जाएगा। मेजेंटा का मतलब देखिए लिख दिए, क्या होता है, गहरा गुलाबी। क्या होता है, गहरा गुलाबी। कोई पूछेगा मेजेंटा का मतलब क्या होता है, गहरा गुलाबी। तो ध्यान रखिएगा कि जब चाइना फूल को अम्ल में डालते हैं तो कैसा हो जाता है, चाइना गुलाबी होता है। वही चाइना फूल को अगर क्षारक में डालते हैं तो कैसा हो जाएगा, हरा। देखिए हरा एकदम VVI है, बहुत बार पूछता है, बोलेगा चाइना फूल को क्षार में डालेंगे तो कैसा कलर होगा, हरा हो जाएगा। और अम्ल में डालेंगे तो मेजेंटा, यानी कि मेजेंटा का मतलब क्या होता है, गहरा गुलाबी होता है, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं। अच्छा ये भी पूछ लेता है कि लिटमस का जो है प्राकृतिक रंग क्या होता है। लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या होता है, आपका बैगनी होता है। क्या होता है, बैगनी होता है, ठीक है ना। देखिए ये अम्ल क्षार लवण में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा हम खत्म कर रहे हैं जो आने वाला है। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है, संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक कौन कौन होता है, संश्लेषित सूचक एक होता है मेथिल ऑरेंज और एक होता है आपका फिनोल्फ्थेलिन होता है। देखिए मेथिल ऑरेंज जो होता है ना, इसको मिथाइल ऑरेंज भी बोलते हैं। इसका कलर कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। जब मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लाल का लाले रह जाएगा, समझ रहे हैं ना। उसको अगर क्षारक में डाल दिए तो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है ना। अगर फिनोल्फ्थेलिन को अम्ल में डाल दें तो कैसा हो जाएगा, रंगहीन। माने कि फिनोल्फ्थेलिन रंगहीन होवे करता है, कोई कलर नहीं है। पानी कोई कलर है जी, नहीं है। तो फिनोल्फ्थेलिन को अम्ल में डाल देंगे तो ये रंगहीन है, मतलब कोई कलर चेंज नहीं। वही अगर फिनोल्फ्थेलिन को क्षारक में डाल देंगे तो गुलाबी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, फिनोल्फ्थेलिन को क्षारक में डालेंगे तो क्या होगा, गुलाबी हो जाएगा। चलिए तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट, ये हल्दी वाला छूट गया था, तो हल्दी वाला पूछता है इसको, हल्दी को जब अम्ल में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, पीला। मतलब हल्दी पीला होवे करता है तो कोई चीज़ नहीं। वही अगर हल्दी को क्षार में डाल दें तो कैसा हो जाएगा, लाल और भूरा हो जाएगा। आप देखे होंगे कि दाल जो भोज में होता है, दाल कलर कैसा है, पीले ना है जी। अरे दाल जो खाते हैं भोज में पीले ना है। अगर मान चलिए कि भोज उसमें क्या होता है, जब कोई परोसा जाता है तो मान चलो कलछुल से निकल के दाल आपके शर्ट पे गिरे, हो सकता है ऐसा होता है, घर में भी होता है। तो दाल जो शर्ट पर लग जाता है उसका थोड़ा सा पीला पीला हो जाता है। अगर आप उसको साबुन से छोड़ेंगे, साबुन से छुटाएंगे तो शर्ट देखना कैसा हो जाता है, शर्ट आपका लाल भूरा हो जाता है। जानते कहाँ है, क्या कि साबुन आपका क्षार है। साबुन क्या है, क्षार है। यानी कि हल्दी कलर था, वो हल्दी क्षारक में गया, कैसा हो गया, लाल भूरा हो गया। समझ पाए इस चीज़ को। चलिए अब हम नेक्स्ट बातें देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 से 7.8 तक होना चाहिए। अगर आपको कोई रोग वेद नहीं है तो समझिए आपका जो पीएच लेवल है शरीर का वो ठीक ठाक काम करे, यानी कि 7 से 7.8 के बीच है, ठीक है ना। अगर कोई नहीं गड़बड़ बात, आपको कुछ ना कुछ बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बातें हैं, हमारे दांत का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय होने लगता है। इसका मतलब देखिए पीएच मान जितना कम होगा ना, पीएच मान जितना कम होगा आपको अम्लता उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब आपके शरीर में पीएच मान जितना घटेगा, अम्ल का मात्रा आपके शरीर में उतना ही बढ़ेगा। तो क्या है कि पीएच का वैल्यू जितना कम है वो अम्ल का वैल्यू ज़्यादा है। तो 5.5 से कम अगर हो गया दांत का पीएच मान तो आपका दांत जो है झरने लगेगा। क्या होगा, झरने। यहाँ लिखे है दांत का क्षय मतलब झरने लगेगा, ठीक है ना। पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखना है कि हमारे अमाशय में जो होता है ना, हमारे अमाशय में HCl का पीएच मान कितना होता है, 1.5 से 2 के बीच होता है। पूछ लेता है अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, HCl। अमाशय को ही पेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। बोल देगा हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, HCl होता है, ठीक है ना। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो गया तो समझिए उसको क्या बोल देंगे, अम्ल वर्षा बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अम्ल वर्षा बोल देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब हम नेक्स्ट बातें करते हैं, ठीक है ना। और देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है, इनको देख लेते हैं थोड़ा हम, है ना। ऑब्जेक्टिव में आता है किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, एक भी प्रश्न छूटना होना चाहिए। धातु के साथ अगर ऑक्सीजन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, धातु ऑक्साइड। सीधा सवाल पूछेगा कि धातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर क्या बनता है, तो धातु ऑक्साइड बनता है। फिर देखिए अब जो ये धातु ऑक्साइड बना है ना, ये भी पूछता है धातु ऑक्साइड बना ये क्या होते हैं प्रकृति में, तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको मचोड़ते हुए जा रहे हैं एकदम, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि अम्ल को
धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, तो देख लीजिए कौन सा गैस निकला है, CO2 गैस। बस यही पूछेगा, पूरा नहीं पूछता है, सीधा पूछता है कि अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है। ठीक है, बस इतना ही पूछेगा इसमें। ठीक है ना, चलिए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अब जरा देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। ठीक है ना, चलिए लवन फाउंड ये डेफिनेशन आपका नहीं पूछेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं इसके उपयोग लिखो। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में हमेशा आता है, तो इसको कैसे लिखना है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। इतना लिख देना बढ़ा चढ़ा के। फिर इसका अगर इस इतना पॉइंट नहीं हो लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इतना पॉइंट आपको नहीं लिखना, खाली इतना लिख देना है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। इतना आप छोड़ देना। ठीक है ना, फिर अब बनाने की विधि, बनाने की विधि देखिए कैसे बनता है। थोड़ा सा आपको राइटिंग कम दिख रहा होगा तो हम आपको बोल देते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। एक खूबसूरत बात, ब्लीचिंग पाउडर को ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विरंजक चूर्ण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। ठीक है ना, ये पूर्ण ध्यान रखना। ठीक है ना, अब इसको मिटा देते हैं हम फटाक से। और ये कैसे बनाते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होता है, इसके साथ क्या किया है, क्लोरीन गैस मिला दिया। क्या मिला दिया, क्लोरीन गैस। तो CaO जो यहाँ पर क्लोरीन से क्रिया कर लेता है और जल आपका बाहर निकल जाता है। देखिए CaOCl2, ये जो CaOCl2 है ना, यही आपका क्या है, विरंजक चूर्ण है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर है। तो ब्लीचिंग पाउडर बन चुका है। अब इसके क्या उपयोग है वो हम लिख देते हैं। ठीक है ना, देखिए उपयोग हम भी लिख दिए यहाँ पर। उपयोग क्या है आपका, देखिए उपयोग देख लेते हैं आप। उपयोग आपका है वस्त्र उद्योग में यानी कपड़ा उद्योग में, पानी को साफ करने में, रासायनिक उद्योग में अपचायक के रूप में, किसके रूप में, अपचायक के रूप में, कागज उद्योग में। ठीक है ना, चलिए फटाक से स्पीड इसको खींच रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन का समय उतना डिटेल में समझाएंगे तो आपको फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना होता है घर में बैठ कर। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे, पहले क्या लिख देना है, बेकिंग सोडा यहाँ पर सूत्र लिख देना। क्या लिख देना, सूत्र, और इधर कुछ नहीं लिखना, ये सब पॉइंट कुछ आपको नहीं लिखना, खाली सूत्र लिख के सीधा लिख देना है बनाने की विधि। देखिए अब कैसे बनाएंगे इनको ध्यान से। जब अमोनिकल ब्राइन विलयन को CO2 गैस से क्रिया कराते हैं तो बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड बनता है। देखिए अमोनिकल ब्राइन विलयन क्या हुआ कि अमोनिया को जल में मिला दिया, अमोनिया क्या किया, जल में मिला दिया नमक के साथ। देखिए NH3 है, NaCl नमक और ये जल है, इतना हो गया अमोनिकल ब्राइन विलयन। क्या हो गया, अमोनिकल ब्राइन विलयन हो गया। इसको किससे करा है, CO2 से क्रिया, किससे करा है, CO2 से क्रिया। तो CO2 से क्रिया कराते ये देखिए यहाँ पर क्या बन गया, NaCO3 और आपका NH4Cl बन गया। तो बेकिंग सोडा बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है ना, चलिए अब इसमें क्या करते हैं हम, इसका जो है उपयोग देख लेते हैं। क्या देखते हैं, उपयोग देख लेते हैं। उपयोग में आपको क्या रखना है, एंटासिड के रूप में। एंटासिड को हिंदी में कहते हैं प्रत्याम्ल। क्या कहते हैं, प्रत्याम्ल। प्रत्याम्ल का मतलब कि पेट में अगर गैस बन जाना यानी कि अम्लता बढ़ जाना तो उनको ठीक करते हैं बेकिंग सोडा से, बेकिंग पाउडर से वैसे करते हैं। ठीक है, सोडा ही चलिए रखिए। सोडा अग्निशामक में, सोडा अग्निशामक मतलब आग बुझाने में। ठीक है ना, किचन में तो करबे करते हैं, करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा pH मान से भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए नींबू के रस का pH मान जो होता है ना वो होता है 2.2 से 2.4 रेंज में होता है। ठीक है ना, अब देखिए खून का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। मूत्र का pH मान यानी पेशाब का pH मान 6 होता है। समुद्र के जल का pH मान कितना होता है, 8.4 होता है। और कास्टिक सोडा का pH मान 14। कास्टिक सोडा मतलब तुरंत बताया ना, NaOH को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है ना, कास्टिक सोडा का pH मान कितना होता है, 14 होता है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं धोवन सोडा या धुबिया सोडा का उपयोग। देखिए धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2। इतना लिख के बस कुछ नहीं करना, ये सब आपको नहीं लिखना। ठीक है ना, 2 नंबर का ये करता है। चलिए अब इसको बनाने, इसको देखिए बनाना इतना आसान नहीं है, ये 2 चरणों में बनता है। कितना चरण में, 2 चरणों में बनता है। पहले क्या करना है कि आपको जो है अमोनिया लेना है, मतलब कि पहले चरण में जैसे बेकिंग सोडा बनता है ना, बेकिंग सोडा का जो चरण है उसको वापस इसमें कर देना है। देखिए बेकिंग सोडा का पहला चरण क्या था, यही था, सेम यही था। अभी तुरंत आपने देखा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। बेकिंग सोडा का तो पहला चरण देखिए था ना, यही बेकिंग सोडा का पहला चरण यही था। तो सेम यानी बेकिंग सोडा से ही बनता है आपका धोवन सोडा। तो बेकिंग सोडा का पहला चरण आपको धोवन सोडा में लिख देना है, लिख देना। ठीक है ना, फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, इतना लिखने के बाद ये जो यहाँ पर बेकिंग सोडा बनता है ना, ये जो बेकिंग सोडा बनता है इसको यहाँ पर दूसरा चरण में लिया जाता है, यानी चरण 2 लिख के बेकिंग सोडा लिखा जाता है। अब इसको करते हैं गर्म, यानी कि बेकिंग सोडा जब गर्म करेंगे ना तो होता क्या है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और आपका Na2CO3 बनता है। क्या बनता है, Na2CO3 बनता है और जल के अणु बाहर निकलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो Na2CO3 यही तो आपका क्या है, धोवन सोडा। देखिए यहाँ पर है ना, देखिए यहाँ पर है ना धोवन सोडा, देखिए धोवन सोडा है ना, लेकिन धोवन सोडा में क्या है, 10 जल के अणु है। तो ये जो बना है हमारा यहाँ पर, ये जो बना है ना, ये जो Na2CO3 बना है, इसको 10 जल के अणु से क्रिया करा देंगे तो बन जाएगा। चरण 3 देख लीजिए, चरण 3 में आपका 10 जल के अणु से क्रिया करा दिया तो बन गया आपका Na2CO3 10H2
धोवन सोडा बन गया। ठीक है ना। उपयोग देख लेते हैं। घरों की साफ सफाई करने में जानबे करते हैं धोवन सोडा का उपयोग। 9 में इसका धोवन है तो धोने का काम हो रहा है। कपड़ा धोने में, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, मतलब कठोर जल हो गया ना, उसको हम क्या करते हैं अस्थायी मतलब जो परमानेंट रूप से कठोरता जल में हो गया, अस्थायी कठोरता, उनको हटाने के लिए। ठीक है ना। तो इतना आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको कर लिए। और भी देखते हैं, 2 है तो उसको भी हम देख लेते हैं। सूत्र से और प्रश्न है, इनको भी देख लेते हैं। कहता है कि CuSO4 5H2 का नाम क्या है, तो कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसको पता है क्या? इसको कहते हैं नीलात होता है तूतिया। मतलब CuSO4 5H2 क्या कहते हैं? नीलात होता है तूतिया। बोल देगा नीलात होता का सूत्र बोलिए तो CuSO4 5H2 होता है। फिर FeSO4 7H2 इसको क्या बोलते हैं? हरात होता है। क्या बोलते हैं? हरात होता, या फेरस सल्फेट, यहाँ भी लिख दिया। ठीक है ना। चलिए अब हम बना लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, उपयोग, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसका पहले सूत्र लिख लेना और इधर कुछ भी ये सब नहीं लिखना। ठीक है ना। सिंपल लिखना बनाने की विधि। बनाते कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस? देखिए बनाते कैसे हैं, लिखेंगे कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पर, कितना केल्विन पर? 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? पीओपी। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप पीओपी नहीं लिखिएगा एग्जाम में, आप लिखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए जिप्सम का सूत्र ये होता है, हमने आपको कल की वीडियो में बताया था पूरा केमिस्ट्री का सूत्र। इसको क्या किया? 373 केल्विन पर गर्म किया। क्या किया? 373 केल्विन पर गर्म किया। गर्म करने के बाद ये देखिए इतना, ये बन गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आपका 1.5 जल का अणु, 3/2 का मतलब 1.5 हुआ, 1.5 जल का अणु अलग हो गया। इसमें देखिए जल का अणु 2 को था, 2 जल का अणु था ना, तो 1.5 और आधा में जल का अणु बढ़ गया। यहाँ देखिए कितना, आधा जल का अणु, 1/2 तो आधे न हुआ, और 1.5, तो CSO4 हाफ H2 ये क्या हो गया आपका? जल का अणु हो गया 1/2H2, और ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। ठीक है ना। अब देखते हैं इसका उपयोग कहाँ है। इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग जो आपका है मूर्ति बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में, घरों को डिजाइन बनाने में। ठीक है ना। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस देखते हैं कि बड़ा बड़ा घर में जो अंदर होता है ना, एकदम ऊपर छत में, सीलिंग में एकदम डिजाइन वाला फूल बना रहता है, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP से ही बनता है। ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। तो फिलहाल जो है आपका जो ये चैप्टर है एंड हो चुका। क्या हो चुका? द एंड हो चुका। मतलब जितना भी VBI इसमें सवाल था ना, वो हम पूरा करा दिए। ठीक है। नेक्स्ट में लेकर आएंगे हम धातु के बारे में, उसके बाद कार्बन यौगिक, पूरा एकदम खत्म कर देंगे पूरे एग्जाम तक में। ठीक है ना। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, आपको बेस्ट तैयार, आपको किधरों नहीं भटकना। 50 चैनल तो पढ़ने ना है, कोनो एगो सिलेक्ट कर लो, उससे पढ़ो। ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है।